तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। गुड इवनिंग। सभी को वॉइस आ रही है अच्छे से? तो चलिए हम लोग अपना हिस्ट्री का कंटिन्यू क्लास करते हैं, थ्योरी का। आज हमारा हिस्ट्री का तीसरा नहीं चौथा क्लास है। 3 क्लास हमने हिस्ट्री में किया है। अभी तक हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा? इतिहास, उससे संबंधित बातें, उसके 3 टाइम पीरियड हमने देखे थे, प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। जिसमें हमने प्री पढ़ लिया था, जिसमें हमने पाषाण काल पढ़ा, नवपाषाण, पूरा पाषाण। और हमने प्रोटो में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी। और सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग हमने हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, और भी कई शहर थे, नगर थे जो खुदाई से प्राप्त हुए, वो हमने पढ़ लिए थे। तो आइए अब हम उसके आगे देखते हैं। कहाँ तक हमने देखा था? तो हमने पिछले क्लास में मोहनजोदड़ो देख लिया था, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसमें क्या क्या मिला? पुरोहितावास, विशाल अन्नागार, ये सब हमने देखा। स्वास्तिक चिन्ह, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये सब कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद हमने चनहुद्रो देखा था। चनहुद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में। गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से मेकअप की सामग्री यानी महिला से संबंधित सामान, यहाँ लिपस्टिक पिस्टिक मिला था। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? रोपड़ देखा था, ये पंजाब में है। इसमें इंसान के साथ पालतू जानवर के सब मिले थे। और ये किससे संबंधित था? नवपाषाण काल से संबंधित ये जगह थी। चलिए, ये तो हमने देखा था। बनावली देखा था, यह सही से बना नहीं था, इसकी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। ये सब हमने किस में देखा? बनावली में देखा। नेक्स्ट हमने क्या देखा था दोस्तों? कालीबंगा, सरस्वती, बीके थापड़ एवं ब्रिजवासिला। थप्पड़ है, थापड़? थप्पड़ नहीं पढ़ना, थापड़ है ये। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, हल मिला, यज्ञ मिला, यज्ञिकुंड मिला, ये सब हमने कालीबंगा देखा था। अब हम लोग बढ़ रहे आगे की ओर। जहां तक हमारा हुआ था, अब हम अब हमारा क्या हो रहा है? अब हमारा क्या हो रहा है दोस्तों? अब हमारा हो रहा है सातवां। 6 तक हो गया था, अब हम लोग 7वें की ओर बढ़ेंगे। सातवां जो हो जाएगा हमारा, वो दोस्तों वो हो जाएगा कालीबंगा। सॉरी, कालीबंगा तो हो गया था। धौलावीर। क्या हो जाएगा? धौलावीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? धौलावीर। चलिए, धौलावीर की तब पढ़ते बात दोस्तों, बात करते धौलावीर। तो धौलावीर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। वॉइस क्लियर पहुंच रही है ना? चलिए, धौलावीर की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। आइए इससे बातें करते हैं। ज्यादा नहीं, अब छोटा छोटा ही आएगा, बड़ा बड़ा जो था तो आ चुका है। बात करते हैं, इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा क्या की गई थी? इसकी खुदाई की गई थी। और ये जो है ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर जब स्थल की बात आएगी तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर कोई है तो वो है आपका धौलावीर। सबसे बड़ा स्थल। नगर अलग, स्थल अलग। तो नगर सबसे बड़ा कौन? मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा स्थल धौलावीर, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए बात करते हैं अगले शहर की, अगले नगर की। तो अगला नगर था हमारा सुरकोट्टा। अगला नगर देखते हैं। अगला नगर जो था वो था सुरकोट्टा। ये जो है दोस्तों, ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ है ये? गुजरात में। ये भी आपका गुजरात में है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए सुरकोट्टा से हमें क्या क्या मिला। देखिए सुरकोट्टा की स्थाई देखिए इसकी खुदाई जो है,
जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? जगपति जोशी। इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम था जगपति जोशी। देखिए ये जो सुरकोट्टा था, यहां से हमें बहुत ही एक जानवर की जो है लाश मिली, कंकाल बोल सकते, कंकाल। वो जानवर था घोड़ा, घोड़े का कंकाल। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। जैसे हमें हड़प्पा से क्या मिला था? क्या मिला था याद है? हड़प्पा से हमें मिला था हाथी का कपाल या कंकाल। उसी प्रकार घोड़े का कपाल या कंकाल हमें कहाँ से मिला है? सुरकोट्टा से मिला है। बात करें, यहाँ पर एक चीज और मिली, यहाँ पे हमें मिली है कलश समाधान। यहाँ से हमें कलश समाधान मिला है, कलश समाधान। अब ये कलश समाधान क्या था? तो दोस्तों कलश समाधान वो उसे कहते हैं जो इस समय क्या मिला था? एक बहुत बड़े घड़े के अंदर, बहुत बड़े घड़े के अंदर, बहुत बड़े घड़े के अंदर इंसान का लाश मिला था। एक इंसान का क्या मिला था? डेड बॉडी मिला था। और इसी को कहा गया कलश समाधान। यानी सीधे सीधा बोले तो लाश घड़े के अंदर, यानी एक लाश क्या थी? लाश घड़े के अंदर। घड़ा का मतलब वो छोटा मोटा घड़ा नहीं, बहुत बड़ा लाश घड़े के अंदर। जिसे कहा गया एक लाश, एक व्यक्ति की लाश घड़े के अंदर, उसे कहा गया कलश समाधान। तो कलश समाधान दोस्तों हमें कहाँ से मिला? सुरकोट्टा से देखने को मिला। कहाँ से मिला? सुरकोट्टा से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी तक आप देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सभी को वॉइस क्लियर पहुंच रही है ना? चलिए इसको देखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगला जो शहर है दोस्तों वो है आपका लोथल। क्या है? लोथल। इधर साइड में लिख देते हैं। अगला जो शहर होगा आपका लोथल। अब लोथल की बात करें तो लोथल भी कहाँ स्थित है? ये भी आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ है? ये भी आपका जो है गुजरात में पाया जाता है। दोनों का दोनों, तीनों, जैसे धौलावीर भी गुजरात में, सुरकोट्टा भी गुजरात में, और लोथल भी आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए लोथल की बात करते हैं हम लोग। देखिए बात करें लोथल की, तो लोथल की जो खुदाई है वो करने वाले व्यक्ति का नाम था एस आर राव। एस आर राव ने क्या किया है? इसकी खुदाई की है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है एस आर राव, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? इसकी खुदाई की गई है। बात करें, यह जो है शहर, ये हमें भोगवा नदी के किनारे मिला है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। देखिए बात करते हैं, ये जो लोथल है, लोथल से हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए लोथल जो था ये एक प्रकार का बंदरगाह नगर था। क्या था? बंदरगाह नगर। अब बंदरगाह नगर था। अब बंदरगाह नगर का मतलब होता है वैसा जगह, वैसी वैसी जगह जहां से व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार। दूसरे देशों से व्यापार होता है, तो उसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो वो बंदरगाह नगर कौन था? लोथल। यहां से क्या होता था दोस्तों? व्यापार होता था, विदेशी व्यापार। तो कौन से देशों से व्यापार होता था? तो आइए, यहां पर जो था क्या होता था दोस्तों? विदेशी व्यापार होता था। और इसके प्रमाण भी हमें मिले हैं। और जानते हो यहां पर से क्या चीज के प्रमाण मिले? हमें विदेशों के मोहर मिले हैं, और वो भी मोहर हमें मिले हैं। यहां से हमें क्या मिला? विदेशी मोहर। क्या मिला है? विदेशी मोहर मिला है। और यह जो है फारस का है। किस देश का है? फारस का। कौन से देश का मोहर मिला है? फारस। तो याद रखिएगा, ये क्या कैसा नगर था? लोथल एक बंदरगाह नगर था।
यानी यहाँ से क्या होता था, विदेशी व्यापार होता था। और विदेशी व्यापार के हमें प्रमाण भी मिले हैं, एक हमें मोहर भी मिला है, उसका नाम कौन से देश का है, फारस का। किस देश का मोहर प्राप्त हुआ है हमें, फारस का प्राप्त हुआ है। बात करें अगर यहाँ पे व्यापार होता था तो इस नगर के जो दरवाजे थे, इस नगर के जो दरवाजे थे वो आमतौर पर सड़कों पर खिलते थे। कहाँ खिलते थे, सड़कों पर खिलते नहीं, खुलते थे, सड़कों पर खुलते थे। देखिए, बात किया जाए ऐसे जो सिंधु सभ्यता के नगर थे उन सभी के दरवाजे या तो घर के पीछे या बगल से खुलते थे, साइड से। सामने सड़कों पर दरवाजे इसके नहीं खुलते थे। लेकिन ये एक ऐसा नगर था लोथल जिसके दरवाजे कहाँ खुलते थे, सड़क के सामने। क्योंकि यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। तो व्यापार होता तो सामान ले जाने में दिक्कत होती होगी, इसीलिए इसके दरवाजे कहाँ खुलते थे, सड़कों के सामने। और बाकी के दरवाजे नगर के सड़कों के पीछे, घर के पीछे या घर के बगल से खुलते थे। चलिए बात करें, यहाँ पर हमें एक चीज के प्रमाण और मिले हैं, वो मिला है युगल समाधान। क्या, युगल समाधान। जैसे हमें यहाँ पर क्या मिला था, कलश समाधान, यहाँ हमें मिला युगल। युगल का मतलब दो, यानी यह एक घड़े के अंदर दो गो बॉडी की लाश मिली, यानी एक घड़े के अंदर हमें क्या मिला, दो बॉडी की लाश, इसीलिए इसे कहा गया युगल समाधान। एक लाश मिला तो उसे कलश समाधान, एक घड़े के अंदर दो मिला तो इसे युगल समाधान कहा गया। चलिए ये था आपका धौलावीर, सुरकोट्टा और लोथल, तीनों का तीनों गुजरात में। और ये धौलावीर जानते हो, थोड़ा सा इसका पाकिस्तान में भी हिस्सा है, यानी पाकिस्तान में लिख लो, पाकिस्तान और गुजरात दोनों में इसका कुछ कुछ हिस्सा है। याद रखिएगा ये जो धौलावीर है इसका कुछ हिस्सा हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। और ये भारत का सबसे, भारत का बोल रहे हैं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलिए।
हेलो, अब क्लियर वॉइस आ रही है? चलिए अब आ रही है वॉइस। चलिए यहां तक हमने देखा दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने लोथल तक देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें हम पढ़ रहे थे रंगपुर। रंगपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। बात करें यहां से हमें क्या मिला है, तो यहां से हमें धान की भूसी के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? धान की भूसी के प्रमाण। धान देखे हो? धान, धान जैसे चावल निकलता है, चावल। तो यहाँ पे जो धान की भूसी है उसके हमें साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? धान की भूसी के साक्ष्य, या फिर धान, धान की, हाँ भूसी, भूसी ही बोलेंगे। धान की भूसी के प्रमाण या साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? गुजरात के रंगपुर से। चलिए ये हमें मिला कहाँ से दोस्तों? रंगपुर से। बात करते हैं, एक जगह है जिसका नाम है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की बात करते हैं। राखी गढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? हरियाणा। चलिए बात करते हैं इस हरियाणा वाले राखी गढ़ी की। ये जो राखीगढ़ है ना, ये पूरा का पूरा भारत में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ध्यान से सुनना, ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्थल। भारत का सबसे बड़ा स्थल। कोई आपसे पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो धौलावीर। लेकिन जब बात आएगी सिर्फ भारत की, तो भारत का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखी गढ़ी। भारत की बात करेंगे, जब हम इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो राखी गढ़ी आएगा। और जब हम पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो धौलावीर। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से मारिएगा। स्थल की बात हो रही है। जब नगर की बात आएगी तो नगर में आप क्या मारेंगे, आपको तो पता ही होगा। तो नगर में आपका क्या चलेगा दोस्तों? नगर में आप लोग मारिएगा, नगर में आपका आ जाएगा मोहेनजोदड़ो। चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की। चलिए यहां तक अब देख लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा विशेषता पढ़ने के बाद। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। क्या क्या हमने इसमें और इम्पोर्टेंट बातें देखी, तो आइए देखते हैं जरा। बात करते हैं सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, हमने ये पढ़ा था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है। क्या है? नगरीय सभ्यता। नंबर 1 पॉइंट, ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यानी बात करें ये कैसा सिविलाइजेशन था? अर्बन सिविलाइजेशन। कैसा? अर्बन, रूरल नहीं, याद रखिएगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो अर्बन, अर्बन सिविलाइजेशन। ये कैसी सभ्यता थी दोस्तों? अर्बन सिविलाइजेशन। यानी कि नगरीय बोले या फिर शहरी सभ्यता बोले, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, क्योंकि यहाँ की जो आबादी थी वो कहाँ बसती थी? नगरों में बसती थी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। चलिए बात करें यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की सड़कें कैसे काटती थी? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर। यहाँ के सड़कें एक दूसरे को क्या काटती थी? देखो बात करें ये क्या है, ग्रामीण है कि शहर? ग्रामीण है कि शहर? ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। तो यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ की जो सड़कें थी वो कैसी थी? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। यानी जैसे यहां से गया, जब ये सड़क मुड़ेगी तो कैसे मुड़ेगी? 90 डिग्री पर। यानी 90 डिग्री पे मुड़ती थी। देखते हैं आमतौर पर शहर में सड़कें आपने भी देखी होगी कि सड़कें एकदम अच्छी बनी होती है, लेकिन गांव की सड़कें कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी, जिधर रास्ता मिलता है उधर रास्ता बन जाता है। जैसे गोल गोल घुमा हुआ घुमा हुआ घुमा हुआ गाँव में रास्ता हमें देखने को मिलता है। अगर कोई गाँव में रहता होगा तो गाँव में देखो कि सड़कें जो थी गोल घुमाओ घुमाओ सड़कें होती है, टेढ़ी मेढ़ी गोल घुमाओ, जैसे मन तैसे जिधर मिलता है उधर रास्ता बना देते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरी पॉइंट की। यहाँ की जो नालियां थी,
सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियां थी, ये सब नालियां क्या होती थी, ढकी हुई होती थी। यहाँ की नालियां क्या होती थी, ढकी हुई। जितनी भी यहाँ की चीजें प्राप्त हुई है, उसमें जो इनकी नालियां थी एकदम सही तरीके से व्यवस्थित और ढकी हुई थी। बात करते हैं यहाँ का अर्थव्यवस्था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसे चलती थी, तो इनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था दोस्तों कृषि। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, ये लोग अपने नगर की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए किसका काम करते थे, खेती का काम करते थे। यानी इनका क्या था मुख्य बात करें मुख्य आधार इनकी अर्थव्यवस्था का, तो इनका मुख्य आधार था कृषि। यानी बिना कृषि के इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती, डगमगा जाती। तो ये लोग खेती भी करते थे, क्या करते थे, महत्वपूर्ण रूप से खेती भी करते थे। और इन्होंने सबसे पहले जो खेती की थी वो जौ और गेहूं की। और यहाँ की जो मुख्य फसलें थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो थी जौ और गेहूं। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें कौन सी है, जौ और गेहूं, यानी वीट और बैरली। ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें थी। चलिए बात करते हैं, ये जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे पूरे संसार में, क्या पूरे संसार में सबसे पहले कपास की खेती की थी। यहीं के लोगों के द्वारा पूरे संसार में सबसे पहले क्या किया गया, कपास की खेती। याद रखिएगा, पूरे संसार में सबसे पहले कपास की खेती इन्हीं लोगों ने की थी। पूरे संसार में कपास की खेती, कपास देखते हो कॉटन, कपास की खेती इन्हीं के द्वारा इन्हीं के द्वारा शुरू की गई। तो याद रखिएगा, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, सॉरी पूरे संसार में सबसे पहले कपास की खेती की शुरुआत अगर की गई है तो वो कहाँ की गई है, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। पूरे संसार में कपास की खेती की बात करें। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की और महत्वपूर्ण बातें की बात करें तो यहां से क्या होता था दोस्तों, विदेशी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार होता था। अभी हमने सुना, पढ़ा थोड़ी देर पहले लोथल से पढ़ा कि हमारी जो सभ्यता, ये जो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये विदेशी व्यापार भी करता था। क्या करता था, विदेशी व्यापार, दूसरे देशों से व्यापार। उसके प्रमाण भी हमें मिले, फारस का मोहर मिला है। चलिए और कई बातें करते हैं, तब तक आप इसको देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, सातवें पॉइंट। चलिए बात करते हैं सातवें पॉइंट की। बात करते हैं यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ समाज जो है चार बांटों में बांटा हुआ था। यहाँ के जो लोग रहते थे उनको चार वर्गों में बांट के रखा गया था। समाज में चार तरह के लोग यहाँ पर रहते थे। वो थे विद्वान, पहले थे विद्वान थे, दूसरे थे योद्धा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। व्यापारी और श्रमिक, इन हिस्सों में ये समाज चार भागों में बटा हुआ था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे इनको चार वर्गों में बांटा गया। वो वर्ग थे विद्वान के, योद्धा के, व्यापारी के और श्रमिक के। ये थी इनकी विशेषताएं। और विशेषताएं क्या थी, देखिए बात करें और विशेषताएं की, कि यहां से हमने देखा कि इनकी जो सड़कें थी, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो कहाँ खुलती थी, गली के पीछे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की
सभ्यता के दरवाजे कहाँ खुलते थे? गली में एवं घर के पीछे। यानी गली में एवं घर के पीछे खुलता था, सामने नहीं खुलता था। फ्रंट पे सिर्फ लोथल में खुलता था, क्योंकि वहां से क्या होता था, विदेशी व्यापार सामान लेने आने जाने में थोड़ी सुविधाएं हो। बाकी के दरवाजे कहाँ खुलते थे? गली में खुलते थे या घर के पीछे खुलते थे। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यहाँ के लोग व्यवसाय के रूप में क्या करते थे? तो यहाँ के लोग व्यवसाय के रूप में व्यापार करते थे। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। जैसे हमने देखा यहाँ के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे, तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। विदेशी व्यापार भी हमने देखा। देखिए बात करें, यहाँ की जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे। क्या? इनके लोहों के बारे में, यानी लोहा एक प्रकार का क्या है? मेटल है, धातु है। यहाँ के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। सोना, चांदी, तांबा ये सब जानते थे, लेकिन इन लोगों के पास लोहा की एक भी जानकारी नहीं थी। बात करें यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे ज्यादा शहर है खुदाई में, वो हमें गुजरात से मिला है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक शहर हमें कहां से मिले हैं? सर्वाधिक शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक शहर हमें गुजरात से देखने को मिलते हैं। कहां से मिलते हैं दोस्तों? गुजरात से हमें सबसे ज्यादा खुदाई से शहर प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। चलिए, ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये इसकी क्या थी? विशेषताएं थी जो हमने यहां पर देखी। देखिए, अगर ये सभ्यता इतनी अच्छी चल रही थी तो इतनी सभ्यता आखिर बर्बाद कैसे हुई? तो अधिक जो हिस्ट्री के जो बड़े बड़े विद्वान हैं इतिहास के, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को कहा है तो कहा है कि यह सभ्यता बाढ़ के कारण बर्बाद हुई। किसके कारण? बाढ़ के कारण। कई लोगों का मत अलग है, लेकिन अधिकतर लोगों का मत क्या है कि बाढ़ के कारण। तो आगे हम लोग भी मान के चलते यह सभ्यता किससे कारण बर्बाद हुई? बाढ़ के कारण बर्बाद हुई। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट, जो हम लोगों ने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो हमने इसमें विशेषता एक बार फिर से देख ले, हमने क्या क्या पढ़ा। विशेषता में हमने पढ़ा कि ये कैसी विशेषता थी? नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग नगरों में निवास करते थे, और यहाँ के सड़कें कहाँ थी? एक दूसरे को समकोण पर। सड़क में ऐसे देखा है, गाँव में तो क्या होता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, जन्ने मन गली होने मन रास्ता हो जाता है। यहाँ की जो नालियाँ प्रॉपर ढंग से ढकी हुई मिली। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि। और कृषि में इन्होंने सबसे ज्यादा फसल किस चीज की? जौ और गेहूं की। बात करते हैं, पूरे संसार में सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था? कपास की खेती शुरू की थी, और कपास के ये प्रथम उत्पादक थे पूरे संसार में। बात करें, यहाँ के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे, जिसका प्रमाण हमें मिला है फारस के मोहर के रूप में। आगे बात करें, यहाँ में हमें समाज 4 भागों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में। बात करते हैं, यहाँ के जो सड़कें थी, सॉरी, यहाँ के जो दरवाजे थे, या तो घर के पीछे या तो गली में, फ्रंट पे नहीं खुलता था, बस एक ही जगह लोथल में। बात करते हैं, मुख्य व्यवसाय यहाँ का क्या था? लोगों का व्यापार करना। देखा हमने, विदेशी व्यापार भी देखा। चलिए बात करते हैं, यहाँ के जो लोग थे एक मेटल से परिचित नहीं थे, वो मेटल था लोहा। लोहे के लोग यहाँ के लोग नहीं जानते थे। बात करते हैं, यहाँ के जो सबसे ज्यादा शहर खुदाई में मिले हैं वो है, मैम कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। और इस सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण हम लोग किसे मानते हैं? बाढ़ को मानते हैं। चलिए, यहीं पर आपका पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री में, और यहीं पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये सेशन आज का अच्छा लगा है तो आप फटाफट हमारे इस सेशन को लाइक कर दे, और फटाफट अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ आपसे अलविदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे फिर हम लोग आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते एक अच्छी जानकारी आप लोग के द्वारा आप लोगों के लिए, आप लोगों के द्वारा नहीं, आप लोगों के लिए पारा मेडिकल 2024 के लिए एक न्यू बैच लाया गया है, निश्चय बैच, जिसकी तैयारी अभी स्टार्ट हो चुकी है। क्लास भी उसकी चल रही है, अभी उसकी एडमिशन भी चल रही है, कुछ दिन में उसकी एडमिशन भी बंद हो जाएगी। तो अगर आप लोग पारा मेडिकल 2024 की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करिए पारा मेडिकल 2024 की। उसके लिए आप लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, हिस्ट्री के नेक्स्ट थ्योरी क्लास में। धन्यवाद।